यहाँ पे जो अब हमारा टॉपिक है वो है सेल एजिंग, और ये किस वजह से होती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, जो कहाँ पे होती है, जो टेलोमेयर एंड्स पे होती है, मतलब जो एंड्स ऑफ डीएनए है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से टेलोमेयर शॉर्टनिंग होती है। उसी की वजह से यहाँ पे ये कहाँ पे होती है ये वाली प्रॉब्लम, जहाँ पे क्रोमोसोम्स लीनियर होते हैं। ठीक, अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात करें, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा वो भी मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला हिस्सा बनेगा वो भी टेलोमेयर्स पे शॉर्ट ही होगा। क्यों वो हम देखेंगे कैसे वो होता है, क्यों टेलोमेयर शॉर्ट होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले, बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हम पहले वो देखेंगे। मैंने कहा था कि वो 3' जब डीएनए पॉलीमरेज को 3' मिलेगा तभी जाके वो एक्सटेंशन करता है, तभी जाके वो डीएनए की फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो वो हम देखेंगे असल में वो 3' क्या होता है। ठीक, वो हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो हम 3' की बात करते हैं, एक्चुअली अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए में क्या होता है, अगर हम देखेंगे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस मतलब पेंटोस शुगर होता है, बट डीऑक्सीराइबोस होता है, राइबोस नहीं होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है। तो अगर हम देखेंगे ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे रफली, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज वन कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे SH2OH। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होता है यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसी को हम 3' कहते हैं। क्यों 3' इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थर्ड कार्बन नंबर पे होता है, मतलब जो पोजीशन कार्बन नंबर थर्ड की पोजीशन है वहीं पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस वन इज 2'OH। ठीक, 2'OH। तो अगर हम डीएनए की बात करें, इट इज डीऑक्सीराइबोस, दैट मींस यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये। ठीक, इट इज एक्चुअली पेंटोस शुगर। तो ये बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, ये डीएनए का जो डीएनए में शुगर होता है वो यही पेंटोस शुगर होता है, बट डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद डीएनए में यहाँ से बेस होती है, अगर हम देखेंगे यहाँ से बेस होती है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का, तो यहाँ से भी बेस एक होगी, मतलब दूसरा यहाँ पे पेंटोस। अगर हम देखेंगे असल में इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यहाँ पे पेंटोस होगा, क्योंकि अगर यहाँ से 5' डायरेक्शनैलिटी है तो यहाँ से 3' डायरेक्शनैलिटी होगी। ठीक, तो बट मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सीधा ही बनाता हूँ। ठीक, मतलब यहाँ पे इरेक्ट ही बनाता हूँ। असल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इन्वर्टेड होगा। ठीक, तो यहाँ से भी ऐसे ही होता है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेसिस के दरमियान, जो एडनिन, जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स है उनके दरमियान ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने क्या कहा था, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज को ये वाला 3' वाला कोई जब ये इसको ये वाली पोजिशन मिलती है, ये वाला OH मिलता है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, तभी जाके ये एक्सटेंशन करता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैसे एक्चुअली क्या होता है, असल में क्या होता है यहाँ पे, जहाँ से जिसकी वजह से यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली जो रॉ मटेरियल होता है डीएनए के लिए, उनको हम कहते हैं DNTPs। असल में DNTPs स्टैंड्स फॉर, इस पे भी क्वेश्चन आया था एक दफ़ा, DNTPs स्टैंड्स फॉर, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इज एक्चुअली रॉ मटेरियल, मतलब जिसकी कंपोजिशन से डीएनए बनता है, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे DNTPs, और यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेसिस है वो एंजाइम है जो कैटालाइज करते हैं रिएक्शन, जो पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये कैटालाइज करते हैं, मतलब यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइज करते हैं। ठीक, तो वो हम देखेंगे असल में क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप से अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, तो ये दूसरा फॉस्फेट एंड इसके बाद ये तीसरा फॉस्फेट। ठीक, तो यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे पहले ये कंप्लीट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज ट्राइफॉस्फेट जो ट्राइफॉस्फेट वाला हिस्सा है, उसके बाद इसमें न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोस मतलब शुगर भी है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे ऐसे इसके साथ डीऑक्सोराइबोस शुगर भी होता है, जो हमने ऊपर ही बना दिया। तो यहाँ पे डीऑक्सोराइबोस शुगर भी होता है और उसके पास भी OH ग्रुप होता है, और आगे जाके फिर उसकी भी एक्सटेंशन होती है। हम देखेंगे पहले क्या होता है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इसके पास बेस भी होती है, ठीक। वहां से भी ऐसी DNTPs आएगी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है एक्चुअली, तो ये जो DNTP होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज अल्फा फॉस्फेट, दिस इज बीटा फॉस्फेट एंड दिस इज गामा फॉस्फेट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, किसका, डीऑक्सोराइबोस शुगर का जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये क्या करता है, जैसे ही DNA पॉलीमरेज इसको, मतलब ये जो DNTP है, इसको पकड़ के कौन लाता है, इसको DNA पॉलीमरेज लाता है अपने साथ, और कहाँ पे इसको लाता है, यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे होता है उसके पास लाता है, ठीक। तो जैसे ही ये इसके पास जाता है, तो ये जो 3 प्राइम OH है, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये 2 फॉस्फेट्स रिमूव होते हैं, गामा एंड बीटा फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव होते हैं, और इन द फॉर्म of pyrophosphate, pyrophosphate। और पायरोफॉस्फेट की यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस होती है, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्लस एनर्जी। और जो यहाँ से एनर्जी निकलती है, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी निकलती है, वो DNA सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है, ठीक। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, इसकी वजह से यहाँ पे DNA सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 2 पायरोफॉस्फेट निकले, और इन पायरोफॉस्फेट हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन में हम देखेंगे वहाँ पे भी पायरोफॉस्फेट निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी mRNA में जब RNA पॉलीमराइज होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पायरोफॉस्फेट निकलेगा। और वहाँ पे इसको एक काम भी है, इसको RNA एडिटिंग का काम भी है वहाँ पे, मतलब ये प्रूफ रीडिंग करता है mRNA की, वो वहीं पे देखेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट, इसके हाइड्रोलिसिस होती है और कन्वर्ट होता है टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जाती है, ठीक। ये रिएक्शन चलती जाती है उस एनर्जी की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब क्या बनता है, यहाँ पे हम इसका बनाने की कोई यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है वो हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऐसे निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब क्या होता है। तो यहाँ से ये फॉस्फेट, ठीक, और जो यही वाला O है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे C, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अब क्या बन गया, मतलब यहाँ से भी एस्टर लिंकेज बन गई, अगर हम देखेंगे फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल, और यहाँ से भी एस्टर लिंकेज बन गई, ठीक। तो 2 एस्टर लिंकेज हम किनको बोलते हैं, एस्टर लिंकेज हम बोलते हैं जब एसिड एंड अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक। तो यहाँ से मतलब फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बना, और यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फो डाइएस्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड्स बने, यहाँ से भी एस्टर बॉन्ड बना, यहाँ से भी एस्टर लिंकेज है, और यहाँ से भी एस्टर लिंकेज है, इसी को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ DNA। तो इसी की वजह से फिर आगे जाके और DNTP आएगी, जिसको DNA पॉलीमरेज लाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे DNA पॉलीमराइजेशन ऐसे ही स्टार्ट होगी, आगे जाके ऐसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, और आगे जाके ऐसे ही ये स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही मसला था। मगर यहाँ पे CSIR क्या क्वेश्चन पूछता है, CSIR कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन कैटालाइज करता है, ये वाला जो फॉस्फोडाइएस्टर वाला पार्ट जो है, यहाँ पे जो ये वाली बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, ये DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड DNA पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ पे कैटालाइज करता है, ठीक, ये वाली रिएक्शन, ठीक। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे DNTPs ही रॉ मटेरियल क्यों यूज होते हैं, RNTPs क्यों नहीं यूज होते हैं, ठीक। तो ये जो ये DNA पॉलीमरेज है, ये RNTP को भी अपने साथ ला सकता है, मगर
हमें पता है जो RNTP है, मतलब जो RNTPs होंगे वो mRNA के टाइम यूज होंगे, मगर यहाँ पे क्यों नहीं ये आता है, मतलब यहाँ पे भी ये आ सकता है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये RNTP यहाँ पे क्यों एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो DNA होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे जो DNA पॉलीमरेज होता है, इसमें एक हम कह सकते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैटालिटिक मतलब पॉकेट होता है, सपोज कैटालिटिक पॉकेट नहीं, हम इसको कहते हैं टायरोसिन जो इसका नाम है, टायरोसिन डिस्क्रिमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब RNTP इसमें आएगी, या पहले जब इसमें DNTP आएगी, जो 2' OH है वो यहाँ पे जो मतलब 2' H है, डीऑक्सीराइबोस की बात करता हूँ, तो जो 2' H है यहाँ पे वो क्या करता है, वो इस टायरोसिन डिस्क्रिमिनेटर वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, वो इसमें अच्छे से एडजस्ट होता है, मतलब जो 2' H पोजीशन है, मतलब डीऑक्सीराइबोस की, वो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट होता है, और ये फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है यहाँ पे इस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, ठीक। तो जैसा हमने देखा वहाँ पे फिर वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जब ये उस डिस्टेंस पे पहुँचता है जहाँ से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब करता है, ठीक। मगर अगर यहाँ पे OH आएगा, मतलब अगर राइबोस शुगर आएगा, अगर RNTP आएगा, तो ये टिल्टेड रहता है इसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो इसको अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये इससे दूर हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसको नहीं कर सकता। तो दैट इज वाई ये यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसा है कि यहाँ पे कभी भी RNTP यूज नहीं हो सकती। हाँ, कभी अगर ये टायरोसिन डिस्क्रिमिनेटर वाली पोजीशन अगर ये म्यूटेटेड होगी, तभी जाके यहाँ पे RNTP जुड़ सकती है, ठीक। तो ये कभी कभार नेट हो सकता है, क्यों, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर जो टायरोसिन होता है, इसी की वजह से यहाँ पे डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन RNTP एंड DNTP, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही कहना था, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे टेलोमेयर शॉर्टनिंग होती है, ठीक, लीनियर DNA में, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या मसला होता है, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज अल्फा पहले आएगा, वो क्या करेगा, वो प्राइमर यहाँ से सिंथेसाइज करेगा, और यहाँ से नीचे से यहाँ से भी वो प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, ठीक, क्योंकि नीचे लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक। तो उसके बाद अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड का देखेंगे, तो लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कौन करता है, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक। तो यहाँ पे DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन यहाँ से जाएगा, और यहाँ से लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक, 5 to 3', ठीक। और यहाँ से कौन आएगा, नीचे से DNA पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक। तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पे उसको यहाँ से प्राइमर का OH ग्रुप मिलेगा, तो वो इसी को एक्सटेंड करेगा, ठीक। तो मगर मैंने पहले, और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो ये DNA पॉलीमरेसेस होते हैं, ये ओनली वर्क करते हैं इन 5' to 3' डायरेक्शनैलिटी, ठीक। तो ये कभी भी 3' to 5' डायरेक्शनैलिटी में कभी काम नहीं करते, ये ओनली 5' to 3' डायरेक्शनैलिटी में काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 5' to 3' ऐसे बनेगा, ठीक। तो इसी की वजह से यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे बनते हैं, ठीक। तो यहाँ से DNA डेल्टा आएगा, और यहाँ से इसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक, यहाँ से इसकी एक्सटेंशन होगी, ऐसे करके और ऐसे इनकी एक्सटेंशन होगी, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से RNase H आएगा, जो प्राइमर रिमूवल का काम करता है, RNase H, ठीक। और लास्ट वाला प्राइमर कौन रिमूव करता है, यहाँ पे कौन रिमूव करता है, यहाँ पे फ्लैप एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, ठीक, वो हमने वहाँ पे देखा, ठीक, फ्रंट फर्स्ट। तो वो लास्ट वाला एंडोन्यूक्लियस, वो लास्ट वाला प्राइमर यहाँ से रिमूव करता है। तो उसके बाद DNA पॉलीमरेज डेल्टा आता है, वो गैप फिलिंग यहाँ पे करता है, ठीक। तो यहाँ पे गैप फिलिंग होती है, मगर जब भी उसको 3' OH मिलता है तभी जाके वो काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे उसको 3' OH मिला, और यहाँ पे उसने 3' OH मिला, तो उसने एक्सटेंशन की यहाँ से, ठीक। तो उसने एक्सटेंशन की, यहाँ पे उसको 3' OH मिला, तो उसने एक्सटेंशन की, यहाँ पे उसको 3' OH मिला,
तो उसने एक्सटेंशन की इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसको 3 प्राइम OH मिला तो एक्सटेंशन की इस डायरेक्शन में, ठीक। तो उसको यहाँ पे 3 प्राइम OH मिला तो एक्सटेंशन की इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी उसको 3 प्राइम OH मिला तो एक्सटेंशन की इस डायरेक्शन में। फिर जब लास्ट जो प्राइमर यहाँ से रिमूव हुआ तो वहाँ से कोई 3 प्राइम OH है ही नहीं, तो वो DNA पॉलीमरेज डेल्टा किसको एक्सटेंड करेगा? तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे टेलोमेर्स शॉर्ट होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, क्योंकि उसको 3 प्राइम OH मिल ही नहीं रहा तो वो किसको एक्सटेंड करेगा? तो दैट इज वाई यहाँ पे जो ये लैगिंग स्ट्रैंड होती है, इसमें क्या आता है, इसमें टेलोमेरेज, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या, इसको हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें क्या, इसमें ये लास्ट वाला जो हिस्सा बचा यहाँ पे, ये यहाँ पे रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये वाला जो DNA है, इसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन ही नहीं हो रही, ठीक। तो दिस इज द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से जो प्राइमर रिमूव हुआ फिर वहाँ से 3 प्राइम OH ही नहीं था जिसको DNA पॉलीमरेज डेल्टा एक्सटेंड करता। तो इसलिए मैंने पहले पढ़ा है कि 3 प्राइम OH का काम क्या है, वो उसी की वजह से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक। तो जब उसको वो मिलता ही नहीं वहां से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेलोमेरस पे जो, अगर हम इसकी डायरेक्शनलिटी देखेंगे, इसकी डायरेक्शनलिटी क्या होगी, 3 5 3। ये जो 5 प्राइम जो रेप्लिकेटेड DNA का पार्ट है, मतलब डॉटर DNA का पार्ट है, जो डॉटर DNA का पार्ट है, वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। तो इसी को हम कहते हैं टेलोमेरस शॉर्ट होना, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, तो जो ये टेलोमेरस होते हैं, जो एंड्स होते हैं DNA के, या जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं, यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है, जो ये कहाँ पे, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये सोमैटिक सेल्स में ये प्रॉब्लम आती है। जर्म सेल्स, कैंसर सेल्स एंड स्टेम सेल्स, इनमें क्या होता है, इनमें टेलोमेरेज एंजाइम एक होता है, वो वहाँ पे ये प्रिवेंट करता है टेलोमेरेज शॉर्टनिंग, मतलब वहाँ पे ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। वो हम आगे देखेंगे, वो अलग टॉपिक है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब इसके बाद फर्दर ये वाला DNA, जब ये वाला DNA जो रेप्लिकेटेड DNA बना यहाँ से, जब ये फर्दर डिवाइड करेगा तो ये फर्दर शॉर्ट पड़ जाएगा। जब इसकी फिर से डिवाइड होगा तो ये फिर से शॉर्ट पड़ जाएगा, ठीक। तो ये फिर से शॉर्ट पड़ जाएगा, जब इसको फिर, मतलब ये शॉर्ट होता जाएगा। मगर जो एंड्स ऑफ यहाँ पे होते हैं, एंड्स ऑफ टेलोमेरस होते हैं इन सोमैटिक सेल्स में, जो इनमें एंड्स ऑफ टेलोमेरस होते हैं, तो वो क्या, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे फंक्शनल जेनेटिक सीक्वेंस नहीं होती है। मगर आफ्टर सम टाइम, जिसको हम मतलब आफ्टर 40 to 60 डिवीजन, अगर हम 40 to 60 डिवीजन की बात करें, तो उसके बाद ये पहुँच जाता है वहाँ पे जहाँ पे इसकी फंक्शनल सीक्वेंस होती है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंड्स पे क्या होती है, कौन सी सीक्वेंस होती है, वो होती है TTAGG, ठीक। ये वाली सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये GG सीक्वेंस होती है। तो ये फंक्शनल सीक्वेंस नहीं होती है। मगर आफ्टर 40 to 60 डिवीजन, तो उसके बाद फंक्शनल सीक्वेंस आ जाती है, ठीक। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे हेफिलिक लिमिट आकर्स, ठीक, हेफिलिक लिमिट आकर्स। तो हेफिलिक लिमिट हम किसे कहते हैं, तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स व्हिच आकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ठीक। तो यहाँ पे जब ये हेफिलिक लिमिट आ जाता है, जब ये हेफिलिक लिमिट तक ये सेल पहुंच जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फंक्शनल सीक्वेंस लॉस होने का खतरा होता है। तो यहाँ से DNA डैमेज का सिग्नल चला जाता है, ठीक, DNA डैमेज का सिग्नल चला जाता है, और यहाँ से वो काइनेसिस एक्टिवेट होते हैं, जो मैंने पहले ही पढ़ा है, ATM एंड ATR। तो जब ये वाले काइनेसिस एक्टिवेट होते हैं, तो हमने पढ़ा ही ATM ATR, जब ये वाले काइनेसिस एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ से चक पॉइंट 1 and 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम होता है यहाँ पे P53 की फॉस्फोरिलेशन होती है, और जब P53 की यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होती है तो ये इनहिबिट करता है CD के इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा हाइपोफॉस्फोरिलेटेड रहता है, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड। ये हम आगे पढ़ेंगे रेटिनोब्लास्टोमा का क्या काम होता है। जब यहाँ पे CD के इनहिबिशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RB हाइपोफॉस्फोरिलेटेड रहता है, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, ठीक। जब RB यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिलेटेड रहता है, ये एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर होता है, ठीक। ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, मतलब जिस जीन की वजह से यहाँ पे फॉर्म होते हैं CD के
टू एंड साइक्लिन ई, तो ये वहाँ पे इनहिबिटर का काम करता है, मगर जब इसकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन होती है तब जाके ये प्रमोट करता है, तब जाके वहाँ पे CDK टू एंड साइक्लिन ई बनते हैं। तो यहाँ पे जब ये हाइपोफॉस्फोरिलेटेड होता है तो ये यहाँ पे इनहिबिटर का ही काम करता है, तो वहाँ पे वो दो बनते ही नहीं है, CDK2 एंड साइक्लिन ई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट होता है इन G1 फेज, ठीक। तो यहाँ पे जो ये सेल साइकिल अरेस्ट होता है, दिस इज परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट। क्या होता है यहाँ पे इसको हम कहते हैं सेल सेनिसेंस। सेल अलाइव रहती है बट वो डिवीजन नहीं करती है, ठीक। तो उसमें एप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे यही मसला हो जाता है, ठीक। तो मगर ये एजिंग कैसे प्रमोट करता है, अगर हम एजिंग देखेंगे, एजिंग कैसे प्रमोट करता है, जैसे ये वाली सेल्स, मतलब जिन सेल्स में ये वाला, मतलब ये साइकिल सेल सेनिसेंस वाली सेल्स जब एक्यूमुलेट होती है टिश्यू में, तो ये क्या करते हैं, तो ये टिश्यू फंक्शन को डिटेरिएट करते हैं, ठीक। तो और जब ये सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं तो ये कुछ केमिकल्स भी सिक्रेट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं SASP, मतलब सेनिसेंस एसोसिएटेड सेक्रेटरी फिनोटाइप, ठीक। वो साइटोकाइनेज होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन वहाँ पे करते हैं, इस जो इनके अराउंड जो सेल्स होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है, तो विच अल्टीमेटली लीड्स टू ऑर्गेनिज्मल एजिंग, ठीक। तो दिस इज हाउ ए सेल एजिंग हैपन्स एंड दिस इज हाउ एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स प्रमोट सेल एजिंग, ठीक। So this is all about this topic.